वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने 68वीं बीपीएससी का जो मेंस का एसए पेपर होता है उसका एक क्वेश्चन था, उसके बारे में कैसे लिखा जाता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है, ये आपको बताया था। जो साहित्य ज्ञान का स्रोत ही नहीं है बल्कि यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। इसका एक ढांचा मैंने आप लोगों को बताया था। इसके अलावा बताया था कि निबंध कैसे लिखा जाता है। तो इसी कड़ी में जो अगला क्वेश्चन है 68 बीपीएससी का है, वो है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल आप लोगों को समझने की जरूरत है। इसको समझ लीजिएगा, इसका भाव निकाल लीजिएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या होता है, पहले मैं बता चुका हूं कि पहले कीवर्ड को ढूंढा जाता है कि इस क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। तो एक तो ये है जंगल, दूसरा है अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है। यहां तक है, समझिए। पेड़ क्या करता है, स्वयं तैयार करता है। एक पार्ट हो गया, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। एक पार्ट हो गया जिसमें जंगल एक कीवर्ड हो गया, पेड़ स्वयं तैयार करना ये दूसरा कीवर्ड हो गया। अब अगले देखते हैं कि यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का, ये देखिए, बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है, मतलब इंतजार नहीं करता है। एक कीवर्ड हो गया। 1 2 3 और 4 है। तो पहले जो हाफ सेंटेंस है, एक सेंटेंस, दो इसमें सेंटेंस है। एक पहला सेंटेंस को समझिए कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यानी कि जो जंगल होता है, जंगल वो अपना पेड़ स्वयं तैयार करता है। इसके लिए वो इस इंतजार में नहीं बैठे रहता है, ये इंतजार में नहीं बैठे रहता है कि कोई बाहरी लोग आए जंगल में और पेड़ का बीजारोपण करे और उस पेड़ बीज से फिर पेड़ की वृद्धि हो। इस इंतजार में नहीं बैठे रहता है। तो यानी इसका भाव देखिए, भाव कैसे निकलता है। इसका जो भावार्थ है, भावार्थ है कि आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे के इंतजार में नहीं बैठे रहता है, दूसरे के इंतजार में नहीं बैठता है। ये इसका भावार्थ है। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वो दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, दूसरे के इंतजार नहीं करता है कि वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे, वो कुछ बताएंगे तो मैं करूंगा। अपना कार्य वो स्वयं करता है, अपने कार्य को दूसरे पर दूसरे को नहीं सौंपता है, अपना कार्य दूसरे को नहीं सौंपता है। तो ये यही कहना चाहता है कि जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता। यानी जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है अपना कार्य स्वयं करता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे के इंतजार में नहीं बैठता है, वह अपना कार्य जो है स्वयं करता है। इसका भावार्थ आप लोग जान लीजिए। जब ये मालूम हो गया कि आत्मनिर्भर व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करता है तो दूसरे के इंतजार में नहीं बैठे रहता है, तो आराम से निबंध लिख लीजिएगा। तो यहां पर जो जंगल है, अब इसको जो खांचा बनाइएगा, ढांचा बनाइएगा,
तो कैसे बनाना, ये तो अब भावार्थ आप समझ गए कि भावार्थ क्या है। अब इसको ढांचा बनाना है, रफ वर्क पहले करना है, उसके अनुसार आपको लिखना है। तो जंगल जो है, जंगल मानव समाज को प्रतिबिंबित करता है। जंगल यानी जंगल जो है उसमें छोटे बड़े अनेक पेड़ होते हैं, अनेक झाड़ियां होती हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं। उसी प्रकार मानव समाज में भी अनेक तरह के व्यक्ति होते हैं। तो जंगल को हम मानव समाज से संदर्भित करते हैं। अब पेड़ स्वयं तैयार करना, इसको हम कर्म से करते हैं। कर्म करना यानी मानव समाज में जो व्यक्ति हैं वो अपना कर्म स्वयं तय करता है कि क्या मुझे करना है। कौन व्यक्ति? जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है। ये हो गया। अब देखिए, अब बीज फेंकने, यहां पर बीज फेंकना, बीज से पेड़ की उत्पत्ति होती है। यानी कि बीज किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि, विकास, इसका प्रतीक है। और इंतजार नहीं करना, यानी आप लोग जानबे करते हैं कि दूसरे का इंतजार नहीं करना है। इसको यहां पर पराश्रित नहीं होना, पराश्रित नहीं होना, इतना इसका अर्थ हुआ। मानव समाज जंगल हो गया, पेड़ स्वयं तैयार करना, यानी कि मानव समाज जो है कर्म जो है अपना स्वयं करता है। वह अपनी समृद्धि के लिए, अपने विकास के लिए दूसरे पर पराश्रित नहीं रहता है। यानी कुल मिलाकर भावार्थ हुआ कि आत्मनिर्भर व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है, वो दूसरे पर पराश्रित नहीं होता है, दूसरे के इंतजार नहीं करता है। तो अब लिखिए कैसे क्वेश्चन, इसको आंसर को लिखिए कैसे। पहले तो भूमिका लिखिएगा। तो भूमिका में या तो किसी कथा से शुरू कीजिए, कोई काल्पनिक कहानी आपके पास हो उससे शुरू कीजिए, या कुछ नहीं समझ में आता है तो इसका सीधा सीधा अर्थ बताते हुए एक भूमिका लिखिए जिसमें ये सब आ जाए कि जंगल मानव समाज को इंगित करता है। इस टाइप के प्रतिबिंबित हो जाए कि इसका वर्ड से आप क्या व्यंजना अर्थ निकाले हैं। ये वाच्यार्थ हो गया, वाच्यार्थ से क्या व्यंजना आप निकाले हैं। इसके भावार्थ लिख दीजिए। आत्मनिर्भर व्यक्ति दूसरे के इंतजार में नहीं बैठता है, वह अपना कार्य स्वयं करता है, अपनी समृद्धि के लिए अपना कार्य स्वयं करता है। या किसी कविता से शुरू कीजिए, जैसे गीता में और कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मे भयावह। यानी कि मानव को अपना जो मानव रूपी धर्म होता है वो करते करते यदि वो उसका निधन भी हो जाए वो भी श्रेष्ठतम होता है। लेकिन दूसरे के अधीन रहकर कार्य करना वो भयावह होता है, वो भयानक होता है। यहां से शुरू कर दीजिए। या रामचरितमानस में तुलसीदास बोले हैं कि अधीन सपने हूं सुख नाही। तुलसीदास बोलते हैं कि पराधीन सपने हूं सुख नाही, माने पराधीनता की अवस्था में यानी पराश्रित होने की अवस्था में सपने में भी हम सुख नहीं सोच सकते हैं। उस टाइप से शुरू कीजिए। भूमिका में ये भी आप संकेत कर दीजिए कि जो आप लिखने जा रहे हैं वो क्या लिखने जा रहे हैं। यूं ही भूमिका लिखिएगा, ये सब
भावार्थ को लेते हुए लिखिएगा तो उसमें ये शामिल कर दीजिएगा कि जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं वो अपने विकास के लिए तो खुद मार्ग तय करता ही है, खुद कार्य करता ही है। इसके अलावे भी वैसे कुछ व्यक्ति हैं जो अपने कार्य के लिए, अपने विकास के लिए दूसरे के मुंह देखते रहते हैं, दूसरे के इंतजार में बैठे रहते हैं। वो अपना ज्ञान, अपना कर्म का उपयोग नहीं करते हैं। वो दूसरे की कथन के अनुसार कार्य करते हैं, जिनकी परिणति अच्छी नहीं होती है। अब ये लिख दीजिएगा तो इसको लग जाएगा कि दोनों पक्ष आप लेकर लिखेंगे भविष्य में जो आगे लिखने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया भूमिका। अब जो मुख्य बॉडी है उसमें लिखने के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये मानव समाज जो है वो मानव समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति, आत्मनिर्भर होते हैं, और दूसरा पराधीन यानी कहिए पराश्रित होते हैं। तो इसमें पराश्रित में बच्चे आते हैं और बूढ़े आते हैं। बूढ़े जो व्यक्ति हैं उनका नेचुरली रूप से, प्राकृतिक रूप से पराश्रित होंगे ही, इनको छोड़ दीजिए। जो युवा व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में मैं यहाँ बता रहा हूँ, और या निबंध का जो भावार्थ है वो युवा व्यक्ति के ही संदर्भ में है। तो पराश्रित हो गया। अब जो कर्म होता है, कर्म भी दो प्रकार का होता है। सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ठीक, अब सकारात्मक में भी दो प्रकार कर्म हो गया। एक सकाम हो गया और एक निष्काम हो गया। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं उसमें वैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपने स्वहित में अपना कार्य संपन्न करते हैं। कोई भी कार्य हो, करने के पहले उनका यही उद्देश्य होता है कि मेरा हित होगा कि नहीं, मैं लाभान्वित होऊंगा या कि न होऊंगा। तो ये दिखता है आत्मनिर्भर व्यक्ति। और दूसरा जो व्यक्ति होता है वो निष्काम को ध्यान में रखकर कार्य करता है। यानी कि निष्काम, तो निष्काम कैसा कर्म? यहाँ पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि लोक कल्याणार्थ हेतु किया गया कार्य ही निष्काम कर्म है। यानी कि जो भी कर्म करें वो समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनका हित होना चाहिए। महात्मा गांधी भी बोले थे कि कोई किसी भी कार्य को करने से पूर्व यह देख लें कि उससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि लाभ हो रहा है तो उस कार्य को करें। तो यही बात है। तो आत्मनिर्भर व्यक्ति में भी दो वर्ग के व्यक्ति हो गए, एक तो सकामी हो गए और एक निष्कामी हो गए। कर्मण्येवाधिकार स्थि मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमा ते संगोष्ठ कर्मणि। गीता में भी कहा गया है कि फल की इच्छा न करें, अपना
कर्तव्य करते रहें। मानव का जो कर्तव्य होता है वो करते रहें। कर्तव्य क्या है? वही जो समाज के जो वर्ग अंतिम पावदान पर खड़े हैं, कोई वो नारी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी वर्ग हो, उनके हित के लिए कार्य करना ही निष्काम कर्म होता है। तो वो आप दिखला दें, आत्मनिर्भर व्यक्ति एक सकामी हो गया आत्मनिर्भर व्यक्ति, और एक हो गया निष्कामी। तो जो जंगल होता है उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो भी पेड़ पौधा होता है जंगल में, वो स्वयं उगते हैं और स्वयं नष्ट होते हैं। उनका यही कार्य है, उगना और स्वयं नष्ट होना। उसके लिए ये इस इंतजार में नहीं बैठे रहते हैं कि कोई बाहरी लोग अगर बीजारोपण करेगा तब तो मेरी वंश की वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी वृद्धि के लिए, अपनी समृद्धि के लिए वो कार्य करते हैं। अंतर यही है कि कुछ व्यक्ति सकामी होते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं, दूसरे के हित से उनको कोई मतलब नहीं होता है। अब अपने हित का कार्य करते करते अनायास दूसरे का हित हो जाए वो अलग बात है। लेकिन कुछ व्यक्ति जो होते हैं निष्कामी होते हैं, वो परहित में को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। निष्काम कर्म को ही गीता हो या महात्मा गांधी हो या कोई भी ग्रंथ हो, वो श्रेष्ठतम उसको निष्काम कर्म को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। ये हो गया। अब लिखिएगा कि जो पराश्रित व्यक्ति है, पराश्रित दूसरे पर आश्रित है, वो वैसा युवा व्यक्ति जो दूसरे पर आश्रित हो, यानी आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो अपना दिमाग न लगाता हो, वो कार्य करना न चाहता हो, अपने विवेक का प्रयोग न करना चाहता हो, दूसरे का अंधानुकरण कर रहा हो, दूसरा कोई उसको मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हो। अब वो कैसा मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हो वो तो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ये हमेशा दूसरे पर आश्रित रहते हैं किसी भी काम के लिए। तो वैसा व्यक्ति जो कार्य करता है उसका हमेशा नकारात्मक परिणाम निकलता है। इसको आपको दिखलाना पड़ेगा। नकारात्मक परिणाम निकलता है, उसका तो अहित होता ही है। जो दूसरे पर आश्रित है उसका तो विकास तो होने से रहा, विकास तो होगा नहीं। साथ में उससे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है, उसका परिवार है, समाज है, उसका भी अहित होता है, उसका भी विकास रुक जाता है। यानी अपने साथ साथ दूसरे को भी लेकर डुबा देते हैं। तो पराश्रित व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं, दूसरे पर आश्रित होकर रहते हैं, उनका हमेशा नकारात्मक परिणाम निकलता है और उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कोई दूसरा कोई आए और मुझको सहायता करे, मुझको मदद करे, मुझको कोई काम करने के लिए, मुझको कोई काम करने के लिए बोले कि मैं क्या काम करूं, क्योंकि उनकी तो बुद्धि काम करती नहीं है। तो वैसे पराश्रित व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में छोटा सा उदाहरण दिखलाइएगा। जैसे आत्मनिर्भरता में जो सकामी होता है उसका अपना हित तो होता है, लेकिन सकामी में अत्यधिक सकामी हो गया, केवल अपना ही हित सोचता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो उसका भी अंततः परिणाम पराश्रित के समान ही नकारात्मक में आ जाता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्रों ने जो पेरिस की संधि की, उसमें केवल अपना हित देखा गया और जर्मनी को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया। पेरिस की संधि की गई और वो उसका जो परिणाम हुआ, दूरगामी परिणाम हुआ, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जाकर निकला।
देखिए अपना हित ये लोग देखे, अपना स्वार्थ देखे, अत्यधिक स्वार्थ। स्वार्थ का लिमिटेशन होता है, सकामी व्यक्ति लिमिटेशन होता है, लेकिन अत्यधिक सकामी हो जाइएगा तो जन्म पेरिस की जो संधि हुई थी और उसका जो परिणाम निकला, द्वितीय विश्व युद्ध में परिणाम निकला, पतन हुआ, पुनः एक बार युद्ध हो गया, तो ऐसा ही जो अत्यधिक सकामी व्यक्ति हैं उसका भी पतन हो जाता है, साथ में उसके साथ जुड़े हुए लोग का भी पतन होता है। तो सकामी व्यक्ति का भी एक सीमा होती है, एक लेवल होता है, उससे अधिक जब वो काम करने लगता है अपने स्वार्थ में तो उसकी हानि होती ही है। निष्काम हो गया, निष्काम जैसे मान लीजिए कि महात्मा बुद्ध को ले लीजिए। महात्मा बुद्ध अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त किए और उस ज्ञान को समाज ने उपयोग किया। अहिंसा, अपरग्रह, ब्रह्मचर्य जो ज्ञान था उसमें लोग अपने जीवन में अपनाया, तो निष्कामी व्यक्ति थे। तो महात्मा बुद्ध को निष्काम के उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं। कई उदाहरण है, आप किसी एक उदाहरण को लिख लीजिएगा, अगर लिखना नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन दे दीजिएगा तो अधिक पुष्टिकरण हो जाएगा, आपके आप जो बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि हो जाएगी कि नहीं निष्काम भी व्यक्ति। या गीता का उल्लेख कर दीजिएगा, जो कृष्ण बोले हैं, तो ये हो गया। अब देखिए अब आगे लिखना होगा कि इसमें एक और दिखला सकते हैं सकाम में, रूस यूक्रेन युद्ध अभी जो हुआ है उसको भी दिखला सकते हैं। जो रूस की अति महत्वाकांक्षा ने रूस यूक्रेन युद्ध को न्योता दे दिया, इसमें दोनों रूस को भी क्षति हो रही है, यूक्रेन को भी क्षति हो रही है। जो इससे संबद्ध देश हैं, भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपीय देश जो हो, उनको भी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो इसको भी आप दिखला सकते हैं सकामी में। अब पराश्रित तो है ही, उसका तो नकारात्मक परिणाम हमेशा आना ही है। तो यहाँ पर पराश्रित व्यक्ति की तुलना उस बगीचा से भी कर सकते हैं जिस बगीचा में एक ही किस्म का पौधा हो। जैसे आम का बगीचा ले लीजिए, बगीचा है उसमें 10, 20, 50, 100 पौधे लगे हुए हैं और उसका मालिक कोई दूसरा, कोई एक व्यक्ति होता है। लेकिन जो ही उस मालिक की रुचि उस बगीचे से हट जाती है या किसी कारण उस मालिक की मृत्यु हो जाती है और जो अगला जनरेशन होता है, अगली पीढ़ी आती है, उसकी रुचि वहां पर उस बगीचे से नहीं होती है, तो क्या होता है, धीरे धीरे बगीचा का जो आम है, आम का पेड़ समाप्त होने लगता है। फिर उसका बीजारोपण कोई नहीं करता है कि फिर नया आम का पेड़ उस बीज से जन्म ले, और धीरे धीरे उसका सब नाश हो जाता है, पूरा बगीचा का नाश हो जाता है, वो समतल भूमि में बदल जाती है। लेकिन ठीक पराश्रित व्यक्ति का भी वही हाल होता है। जब तक उसका जिससे पराश्रित है वो चाहता है तभी तक ये पराश्रित व्यक्ति जीवित रहता है, अपना जीवन यापन करता है। जो ही उसका मन उदास हो गया या किसी कारण वो नहीं रहा तो बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। चूंकि आदमी है, जानो मनुष्य है, तो जीवन तो व्यतीत करना है ही, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। और एक लक्ष्यहीन मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता है। मनुष्य को लक्ष्य रखना चाहिए। तो लेकिन वही जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वो जंगल के भांति रहता है। जंगल जैसे बीज को फेंकने के इंतजार में नहीं बैठे रहता है, कोई आएगा बीज मेरे जंगल में डालेगा, फिर पौधा का विकास होगा, पेड़ का विकास होगा, इसके इंतजार में नहीं, वो खुद ब खुद बीज अपना गिराता है और फिर उससे पौधा का जन्म होता है और ये बढ़ते जाता है, इसकी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है। ये प्रकृति के नियम के अनुसार
चलते रहता है। यद्यपि मानव का हस्तक्षेप न हो तो जंगल का विनाश कभी नहीं हो सकता है, वो प्रकृति के अनुसार चलते रहता है। उसी प्रकार जो आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं, वो सकामी हो या निष्कामी हो, लेकिन वो अपने कार्य के लिए किसी दूसरे के इंतजार में नहीं बैठे रहते हैं कि वो व्यक्ति आएगा और मुझको कार्य करने की सलाह देगा, कर्म करने की प्रेरणा देगा या कोई मार्ग प्रदान करेगा कि आपको ये प्रमुख काम करना है। ऐसा ही नहीं कि ये जंगल की भांति अपना विकास खुद करते हैं, अपनी समृद्धि और विकास के लिए खुद प्रयास करते हैं, असफल होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, असफल होते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक न एक दिन उनकी मंजिल मिल ही जाती है, तो सफलता मिल ही जाती है। तो इन सारे बिंदुओं को आपको दिखलाना होगा और दिखलाकर आपको अंत में एक निष्कर्ष लिखना होगा जो सकारात्मक निष्कर्ष हो। प्रकार हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति जंगल की भांति अपनी समृद्धि हेतु, अपने विकास के लिए प्रयासरत रहा, दूसरे का इंतजार नहीं किया, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। उसकी समृद्धि जो है जंगल की भांति दिन प्रतिदिन होती रहती है, उसका विकास होते रहता है। जितने भी महान व्यक्ति बने वो जंगल की ही भांति अपना मार्ग खुद तय किए, वो बगीचा की भांति दूसरे के इंतजार में नहीं बैठे रहे। यदि दूसरा का कुछ दिन शरण भी लिए तो उससे सीख लेकर तुरंत अपना मार्ग तय कर लिए। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर व्यक्ति ही विकास पथ पर आगे बढ़ सकता है और यही कारण है कि जो भारत है वो हरित क्रांति अपनाकर खाद्य आयातक से खाद्य निर्यातक के रूप में तब्दील हो गया और यहाँ तक कि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लिया है। और उसकी आत्मनिर्भरता में उस समय 4 चांद लग गया जब चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने में, चंद्रयान भेजने में सफल रहा और अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को एक साथ मिलाने की तकनीकी में भी सफल रहा और इस प्रकार वो आत्मनिर्भरता का परिचय दे चुका है। तो सचमुच में भारत इस जंगल की भांति ही अपने विकास के लिए किसी दूसरे के इंतजार में नहीं बैठे रहता है और वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व मंच पर 2026 में बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था आर्थिक शक्ति के रूप में उभर जाएंगे। अभी हम लोग 5वीं बड़ी अर्थशक्ति के रूप में उभरे हुए हैं। ये आत्मनिर्भरता का ही परिचायक है। तो इस प्रकार आप इसको आगे बढ़ाइएगा और निष्कर्ष इसी प्रकार भविष्योन्मुखी निष्कर्ष लिखिएगा कि आत्मनिर्भरता के बल पर भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ें। इस प्रकार निष्कर्ष लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। और अब इसके बारे में तो विस्तार से मैं लिखा नहीं सकता हूँ,
आप लोग ढांचा बना दिया कि इस प्रकार लिखना चाहिए, कैसे इस निबंध को भवार्थ को समझना चाहिए, कैसे इसको तोड़ना चाहिए, किससे किस शब्द को किससे जोड़े कि वो आगे बढ़े निबंध। तो इस दृष्टिकोण से यदि आप निबंध लिखिएगा तो आपको 65 से 70% तक नंबर आ जाएगा। बशर्ते कि लिखने की शैली अच्छी हो, वर्तनी शुद्ध हो, छोटा छोटा सेंटेंस में लिखिएगा, छोटा छोटा वाक्य में लिखिएगा, कोमा, पूर्ण विराम, इस सब का ध्यान रखिएगा तो नंबर निश्चित रूप से आएंगे। और मेरा अगला टॉपिक रहेगा इसी 68वीं बीपीएससी से कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि जो कर्म है निष्क्रियता से उत्तम है। ये भी अमूर्त निबंध है। निबंध दो प्रकार का होता है, मूर्त और अमूर्त। तो मूर्त निबंध को लिखना आसान है, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, लेकिन अमूर्त निबंध को लिखना थोड़ा कठिन होता है। ये भी अमूर्त निबंध है। तो अगला टॉपिक मैं यही पढ़ाऊंगा और आप लोग को अच्छा लगे टॉपिक तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मैं अगले टॉपिक के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।